Identify the parts of inverter split AC. हेलो, मेरा नाम प्रीति है। मुझे आशा है कि आप सभी आज के सेशन के लिए उत्साहित होंगे। इस मॉड्यूल में हम सीखने जा रहे हैं। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे इन्वर्टर स्प्लिट एसी के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की पहचान करने में, तारों को इन्वर्टर स्प्लिट एसी के सर्किट से जोड़ने में, इन्वर्टर स्प्लिट एसी इंस्टॉल करने में। अब आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट, सामग्री और टूल्स पर एक नजर डालें। आवश्यक टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स: स्क्रू ड्राइवर 1 सेट, टेस्टर 1 नग, कटिंग प्लायर 1 नग, हथौड़ा, बॉल पेन 450 ग्राम 1 नग, नेल रिमूवर 1 नग, स्पिरिट लेवल 1 नग, मल्टीमीटर 1 नग, टोन टेस्टर, क्लैंप मीटर 1 नग, स्पैनर 1 सेट, ड्रिलिंग मशीन 1 नग, एयर ब्लोअर 1 नग, वाल्व की 4.7 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर 1 नग, स्क्रू स्पैनर 200 मिलीमीटर्स, वायर स्ट्रिपर 1 नग, वायर क्रिम्पल 1 सेट, सोल्डरिंग इक्विपमेंट 1 नग। आवश्यक इक्विपमेंट: इन्वर्टर स्प्लिट 1 नग, आउटडोर यूनिट 1 नग। आवश्यक सामग्री या कंपोनेंट्स: वायर आवश्यकतानुसार, पीसीबी बोर्ड 1 नग, कॉटन वेस्ट आवश्यकतानुसार, इंसुलेशन टेप आवश्यकतानुसार, पेंट ब्रश 1 नग, एंगल फ्रेम, वॉशर 1 बॉक्स, रबर पैड 1 सेट, कोच स्क्रू आवश्यकतानुसार, रिले 1 नग, कैपेसिटर 1 नग, टर्मिनल पिन 1 नग, ऑयल ग्रीस आवश्यकतानुसार। स्प्लिट एसी में 2 अलग अलग यूनिट्स शामिल होती हैं: कंप्रेसर यूनिट जो बाहर स्थित होती है और एयर हैंडलिंग यूनिट घर के अंदर स्थित होती है जहां एसी लगा होता है। पारंपरिक विंडो एसी की तुलना में स्प्लिट एसी शांत और लागत प्रभावी ढंग से संचालित होकर दक्षता और प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार प्रदान करते हैं। टन भार के आधार पर रेटिंग वाले स्प्लिट एसी बड़े क्षेत्रों को ठंडा करने के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि विंडो एसी छोटी जगहों के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। विंडो एसी और स्प्लिट एसी के बीच एक प्रमुख अंतर उनकी स्थानिक आवश्यकता है। विंडो यूनिट्स के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, जिन्हें अक्सर खिड़की या दीवार के भीतर फिट करने के लिए संशोधन की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत स्प्लिट एसी में 2 यूनिट होती हैं, जो इंस्टॉलेशन में कुछ लचीलापन प्रदान करती हैं। स्प्लिट एसी पर चर्चा करते समय आमतौर पर पारंपरिक प्रकार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हालांकि इन्वर्टर एसी भी होते हैं जो दोनों के बीच एक विकल्प पेश करते हैं। स्प्लिट एसी और इन्वर्टर एसी के बीच प्राथमिक अंतर उनके कंप्रेसर संचालन में निहित है। स्प्लिट एसी ऑपरेशन: पारंपरिक स्प्लिट एसी में फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है, जिससे ये तापमान आवश्यकताओं के आधार पर बार-बार शुरू होता है। इसके परिणामस्वरूप शोर, अत्यधिक ठंडक और दीर्घायु में कमी हो सकती है। इन्वर्टर एसी ऑपरेशन: इन्वर्टर एसी में वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है, जिससे यूनिट को तापमान की मांग के आधार पर अपनी स्पीड को समायोजित करने की अनुमति मिलती है। वांछित तापमान तक पहुंचने पर यह कम गति पर कार्य करता है और आवश्यकतानुसार स्पीड बढ़ाता है, जिससे दक्षता और दीर्घायु को बढ़ावा मिलता है। इन्वर्टर एसी चुनने के कई प्रमुख लाभ होते हैं। ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ ग्रिड से यूनिट तक पहुंचने से पहले डीसी पावर का एसी में रूपांतरण होता है। इससे ऊर्जा दक्षता में सुधार होता है और परिणामस्वरूप बिजली का बिल कम होता है। ये सुविधा उन परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा या जनरेटर पर निर्भर हैं। सामान्य स्प्लिट एसी की तुलना में यह एक पावर सेविंग यूनिट है। कम तापमान में भी उन्नत कूलिंग परफॉर्मेंस प्राप्त किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि गर्म महीनों के दौरान भी यह ठंडा वातावरण बनाए रख सकता है। ये पारंपरिक यूनिट्स के विपरीत होते हैं जो मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं या इंटरनल कंपोनेंट्स पर अधिक गर्मी के कारण अत्यधिक दबाव से कार्य करना बंद कर सकते हैं।
पारंपरिक मॉडलों की तुलना में इनमें शोर का स्तर काफी कम होता है। इसका श्रेय उस परिवर्तनशील स्पीड को दिया जाता है जिस पर कंप्रेसर और फैन संचालित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम शोर या कंपन के साथ शांत संचालन होता है। इन्वर्टर एसी उन्नत माइक्रोप्रोसेसरों से लैस होते हैं जो नियमित अंतराल पर कमरे के विभिन्न पार्ट्स में तापमान परिवर्तन की मॉनिटरिंग करते हैं। ये कमरे के आकार की परवाह किए बिना एक समान कूलिंग को करते हैं। इन्वर्टर एसी रिमोट कंट्रोल पैनल के साथ आते हैं, जिससे कमरे के भीतर किसी भी स्थान से संचालन सक्षम हो पाता है। ये सुविधा कई लोगों वाले बड़े कमरों में विशेष रूप से उपयोगी साबित होती है, जिससे व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग तापमान सेटिंग्स की अनुमति मिलती है। अब आइए इन्वर्टर स्प्लिट एसी के कंपोनेंट्स की पहचान करना सीखें। इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। प्रत्येक सिस्टम के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ मुख्य भागों का अवलोकन दिया गया है। इंडोर यूनिट, एवापोरेटर कॉइल। ये कॉइल घर के अंदर की हवा से गर्मी को अवशोषित करती है, उसे ठंडा करती है। इसमें एक रेफ्रिजरेंट होता है जो गर्मी को अवशोषित करते समय वाष्पित हो जाता है। एयर फिल्टर, यूनिट से गुजरने वाली हवा से धूल, पराग और अन्य वायुजनित कणों को फिल्टर करता है, जिससे घर के अंदर स्वच्छ हवा सुनिश्चित होती है। ब्लोअर फैन, यह एवापोरेटर कॉइल से ठंडी हवा को कमरे में प्रसारित करता है। एक्सपेंशन वाल्व, कूलिंग प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए एवापोरेटर कॉइल में रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। कंट्रोल पैनल, डिस्प्ले, उपयोगकर्ताओं को तापमान, फैन स्पीड और अन्य सेटिंग्स सेट करने की अनुमति देता है। आउटडोर यूनिट, कंप्रेसर, ये रेफ्रिजरेंट को संपीड़ित करता है, कंडेंसर कॉइल में प्रवाहित होने से पहले उसका तापमान और दबाव बढ़ाता है। कंडेंसर कॉइल, जैसे ही रेफ्रिजरेंट संघनित होकर वापस लिक्विड में बदल जाता है, ये कॉइल घर के अंदर की हवा से अवशोषित गर्मी को बाहरी हवा में छोड़ती है। फैन, ये गर्मी को कुशलतापूर्वक नष्ट करने के लिए कंडेंसर कॉइल के ऊपर बाहरी हवा को ब्लो करता है। इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड, कंप्रेसर मोटर की स्पीड को नियंत्रित करता है, जिससे ये कूलिंग डिमांड के आधार पर अपनी स्पीड को अलग अलग कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की बचत होती है और अधिक सटीक तापमान नियंत्रण होता है। रेफ्रिजरेंट ट्यूबिंग, ये कॉपर ट्यूब इंडोर और आउटडोर यूनिट्स को जोड़ती हैं, जिससे उनके बीच रेफ्रिजरेंट का प्रवाह होता है। ड्रेनेज सिस्टम, इंडोर यूनिट से संघनित पानी निकालता है और इसे बाहर पुनर्निर्देशित करता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, पावर सप्लाई, यूनिट को विद्युत की आपूर्ति करते हैं। कैपेसिटर, कंप्रेसर मोटर को शुरू करने और चलाने में सहायता करते हैं। रिले और कॉन्टैक्टर्स, विभिन्न कंपोनेंट्स में विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। सेंसर, इष्टतम प्रदर्शन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर और अन्य मापदंडों की मॉनिटरिंग करते हैं। पीसीबी बोर्ड, सर्किट बोर्ड एसी सिस्टम के भीतर विभिन्न पार्ट्स के संचालन को नियंत्रित करता है, जिसमें कंप्रेसर, कंडेंसर फैन, एवापोरेटर फैन और मोटर चालित डैम्पर्स शामिल हैं। ये सुनिश्चित करता है कि ये कंपोनेंट्स आवश्यक होने पर और उपयुक्त स्पीड से कार्य करें। फैन मोटर, एयर कंडीशनर की फैन मोटर एसी फैन को शक्ति देती है, जो बिल्डिंग के अंदर और बाहर हवा प्रसारित करती है। घर के अंदर से गर्म हवा को बाहर निकालने और डक्टवर्क के माध्यम से ठंडी हवा को कमरों में वितरित करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे ही हवा एवापोरेटर कॉइल्स के ऊपर से गुजरती है, हीट को रेफ्रिजरेंट द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कूलिंग प्रक्रिया में सहायता मिलती है। कंप्रेसर डीसी मोटर, एक इन्वर्टर ड्राइव एक रेक्टिफायर का उपयोग करके प्रारंभिक एसी वोल्टेज को डीसी में बदल देता है। ये परिवर्तित डीसी वोल्टेज फिर इन्वर्टर सर्किट को ईंधन देता है, जिससे एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ एसी वोल्टेज उत्पन्न होता है। कंप्रेसर मोटर की गति को हीटिंग या कूलिंग लोड की मांगों के अनुरूप प्राप्त एसी हर्ट्ज के आधार पर समायोजित किया जाता है। अब आइए जानें कि इन्वर्टर स्प्लिट एसी के लिए वायरिंग कनेक्शन कैसे बनाएं। दिखाए गए सर्किट डायग्राम के अनुसार वायर्स को कनेक्ट करें। वायरिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्दिष्ट कोड आवश्यकताओं के अनुसार बहुरंगीन वायर्स को एकत्र करें। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को सावधानी पूर्वक उनके निर्दिष्ट स्थानों पर रखें। इसके बाद प्रत्येक कनेक्शन के लिए वायर की आवश्यक लंबाई की गणना करें और तदनुसार उन्हें काटने का कार्य शुरू करें। वायरिंग डायग्राम में बताए अनुसार उचित रंग के वायर्स का चयन करें और तदनुसार उन्हें कनेक्ट करें।
उपयुक्त स्क्रू या क्लिप का उपयोग करके कनेक्शन सुरक्षित करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे ठीक से लगे हुए हैं। कनेक्शन की सुविधा के लिए जहां भी आवश्यक हो, कनेक्टर्स का उपयोग करें। किसी भी बिजली के खतरे को रोकने के लिए जब भी आवश्यक हो, वायर्स को इंसुलेट करें। अंत में, सुरक्षा और उचित कार्यक्षमता निश्चित करते हुए सुनिश्चित करें कि सर्किट के भीतर कोई खुला लाइव वायर न हो। इन्वर्टर स्प्लिट सिस्टम की इंडोर और आउटडोर यूनिट स्थापित करना। टास्क 1, यूनिट को खोलना। खोलने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पैक की गई सामग्री सही ढंग से सीधी खड़ी हो। स्टेप 1, कीलों को हटाना। सबसे पहले लकड़ी की पैकिंग से सभी कीलों को निकालने के लिए नेल रिमूवर का उपयोग करें। स्टेप 2, लकड़ी की पैकिंग हटाना। इसके बाद हथौड़े और नेल रिमूवर का उपयोग करके सभी लकड़ी की पैकिंग को हर तरफ से हटा दें। स्टेप 3, बोल्ट और नट खोलना। लकड़ी के निचले हिस्से और आउटडोर यूनिट के आधार से बोल्ट और नट को खोलकर कार्य शुरू करें। स्टेप 4, निरीक्षण। ये सुनिश्चित करने के लिए सभी कंपोनेंट्स का अच्छी तरह से निरीक्षण करें कि वे अच्छी स्थिति में हैं। किसी भी क्षति या डेंट की सूचना आपूर्तिकर्ता को तुरंत दी जानी चाहिए। कंडेंसिंग यूनिट और इंडोर यूनिट दोनों पर स्क्रैच की जांच करें। क्षति के किसी भी लक्षण के लिए कंडेंसर और एवापोरेटर फिन्स की जांच करें। पाइपलाइन और फिटिंग का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें। अंत में, किसी भी संभावित क्षति के लिए फैन मोटर की जांच करें और क्षति के किसी भी संकेत के लिए सर्विस वाल्व फिटिंग का भी निरीक्षण करें। टास्क 1, इंडोर यूनिट के लिए लोकेशन चुनना। सुनिश्चित करें कि हवा के प्रवाह में कोई बाधा न हो और ठंडी या गर्म हवा पूरे कमरे में समान रूप से प्रसारित हो सके। एक स्थिर स्थान चुनें जहां यूनिट या जिस दीवार पर वह लगी है वह हिलेगी या कंपन नहीं करेगी। यूनिट की सर्विसिंग के लिए पर्याप्त जगह वाले स्पॉट का चयन करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि विनिर्देशों में उल्लिखित आवश्यक स्थान उपलब्ध है। ऐसा स्थान चुनें जहां वायरिंग और पाइपिंग आसानी से स्थापित की जा सके और बिना किसी कठिनाई के सर्विस की जा सके। टास्क 2, आउटडोर यूनिट के लिए लोकेशन चुनना। ऐसा स्थान चुनें जहां सेवन और आउटलेट पाइप हवा से बाधित न हो। यदि क्षेत्र में तेज हवाओं का खतरा है तो इकाई की सुरक्षा के लिए पवन गार्ड स्थापित करने के दिशा निर्देशों का पालन करें। ध्यान रखें कि तेज हवाओं के कारण प्रदर्शन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बढ़ते दबाव के कारण यूनिट आकस्मिक रूप से बंद हो सकती है और फैन को हानि हो सकती है, इसलिए निवारक उपाय करना आवश्यक है। वन वे पाइपिंग की लंबाई और वर्टिकल हाइट के अंतर के लिए सीमाएं। टास्क 3 में इंडोर और आउटडोर दोनों यूनिट्स इंस्टॉल करना शामिल है। पाइपिंग की लंबाई और उनके बीच ऊंचाई के अंतर पर कुछ प्रतिबंधों के साथ। सभी मॉडलों के लिए वन वे पाइपिंग की अधिकतम लंबाई 30 मीटर है और इंडोर और आउटडोर यूनिट्स के बीच ऊंचाई का अंतर 20 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इंडोर यूनिट लगाने के लिए सबसे पहले इंस्टॉलेशन बोर्ड को माउंट करें और सुरक्षित करें। फिर 4 स्क्रू का उपयोग करके इसकी क्षैतिज स्थिति को समायोजित करें। सेंट्रल पॉइंट के रूप में स्टैंडर्ड होल का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि बोर्ड समतल है। यूनिट के बाईं ओर या सेंटर पीछे से पाइपिंग करते समय विशेष सूचना के मामले। इंडोर यूनिट को तैयार करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें। एयर इनलेट पैनल खोलें और सर्विस पैनल हटा दें। वायरिंग क्लैंप को डिस्कनेक्ट करें और कनेक्टिंग वायर को टर्मिनल ब्लॉक से सुरक्षित रूप से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि खराब कॉन्टैक्ट, ज्यादा गर्म होने या आग के जोखिम से बचने के लिए कनेक्शन वायर मजबूती से फिक्स किया हुआ है। कनेक्टिंग वायर को सुरक्षित करने के लिए वायरिंग क्लैंप का उपयोग करें। सर्विस पैनल को दोबारा जोड़ें और एयर इनलेट पैनल को बंद करें। यूनिट के बाईं ओर या सेंटर पीछे से पाइपिंग करते समय फिक्सिंग के दौरान विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इंडोर यूनिट को इंस्टॉलेशन बोर्ड से हटाने के लिए इंडोर यूनिट बेस के निचले लैच के चिन्हित हिस्से को ऊपर की ओर धकेलें और इसे दोनों तरफ से थोड़ा अपनी ओर खींचें। फिर इंडोर यूनिट को इंस्टॉलेशन बोर्ड से अलग करने के लिए उसे ऊपर की ओर धकेलें। आउटडोर यूनिट स्थापित करने के लिए सुनिश्चित करें कि यूनिट स्थिर है और इसे स्थिर आधार पर फिक्स करें। यदि ऊंचे लोकेशन पर या जहां तेज हवाएं संभव है स्थापित कर रहे हैं तो यूनिट को फाउंडेशन बोल्ट या वायर से सुरक्षित रूप से बांधें। इंडोर यूनिट टर्मिनल ब्लॉक के टर्मिनल नंबरों के अनुसार वायर्स को कनेक्ट करें।
कनेक्शन के लिए निशान के पास स्थित ग्राउंड स्क्रू का उपयोग करें। यदि कुछ क्षेत्रों में तापमान लगातार कई दिनों तक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो ठंड के कारण होने वाले पानी के निर्वहन की समस्याओं को रोकने के लिए ड्रेन एल्बो लगाने से बचें। हम अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। इस प्रकार हमने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की पहचान करना, वायरिंग कनेक्शन बनाना और इन्वर्टर स्प्लिट एसी लगाना सीख लिया है। आशा है आप इससे स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। इस अभ्यास को अपने इंस्ट्रक्टर की सहायता से करें। आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।